So, good afternoon, students. This is a lecture for class 11. Actually, हम पढ़ रहे थे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, आप उसको कह सकते हैं। और जिसका नोटेशन था हमारे पास, मैं स्मॉल जी से लिख रहा था कि किताबों में कैपिटल ई भी होता है बच्चों। तो ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ जो हमने पढ़ा था वो एक्चुअल में होता क्या है? वो सर एक फोर्स ही होता है जो यूनिट मास पे लगता है। वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो यूनिट मास पे लगता है। इनके फोर्स बटा मास था ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, फोर्स बटा मास था। मान लो एक ये मास है 5 किलो का। यहां पर इसके सेंटर से 2 मीटर की दूरी पर यहां पर आप एक स्मॉल जी निकालना चाहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालना चाह रहे हैं बच्चों यहां पर। तो क्या होगा वो, यहां पर आप 1 kg रख दीजिए। प्लस तो कोई जरूरी नहीं है बच्चों, 1 ही मास तो प्लस में ही होता है, पॉजिटिव ही होता है। मैं चार्ज को कई बार समझ जाता हूँ, नेगेटिव भी होते हैं। तो 1 किलोग्राम मास यहां पर रखेंगे तो उस मास पर ये 5 किलो वाला ऐसे फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स। तो क्योंकि इस तरफ है और आप इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच में जो आर लेते हैं वो ऐसे लेते हैं, ये आर। तो आर को आपने पॉजिटिव लिया है, तो इस तरफ क्योंकि जी लग रही है वो नेगेटिव है, तो इसलिए इसको नेगेटिव में लिखा जाता है। और वैल्यू क्या आती है यहाँ पर, जी की वैल्यू जी होता है। पहले तो यहाँ पे फोर्स निकाल लो। यहाँ पे फोर्स कैसे निकलेगा, 2 मास देखो कौन कौन से हैं, यहाँ पे फोर्स निकालो। पहले यहाँ पे फोर्स होगा, एक तो जी तो आता ही है सबसे पहले, 5 किलो इंटू 1 किलो बटा बीच में दूरी, तो ये आ जाएगा। अगर ये दूरी 2 ना हो, कोई कह दे कि आर ही है, मान लो आर ही है, तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है जी पहला वाला मास, दूसरा वाला तो 1 kg है, बट बीच में दूरी आर, इसका स्क्वायर होता है फोर्स। ठीक है, ये फोर्स हो गया। फोर्स अपॉन मास कह रहा है, तो मास मान लो 1 kg है, तो n से 1 कट गया, तो देखो gm बटा आर स्क्वायर ही आएगा। यही तो मास है। इस मास की वजह से यहां पर फील्ड निकाल रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों हमें पता चल गया। अगर यहां पर मान लो 2 किलो होता तो यहाँ पे 2 आ जाता, नीचे 2 से 2 कट जाता, मतलब रहता वही gm बाई आर स्क्वायर। तो मैंने आपको क्विक रिकैप करा दिया है कि कैसे ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ को निकाला जाता है, फॉर्मूला क्या होता है। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं जल्दी जल्दी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, मान लीजिए हमारे पास एक रेक्टेंगल है या स्क्वायर मान लो, जो स्क्वायर मान लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। शुरू में इजी क्वेश्चन ले लेते हैं। यहां पर कोई मास m रखा हुआ है, यहां पर कोई मास m रखा हुआ है, यहां पर कोई मास m रखा हुआ है, और यहां पर भी एक मास m रखा हुआ है। इसके चारों कॉर्नर्स पर इक्वल मास रखे हुए हैं। तो कह रहे हैं इसके सेंटर पर क्या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होगी। तो क्या होगी, इसके सेंटर पर आप एक 1 kg का मास रखिए, 1 kg। इस 1 kg को तो एक ये भी खींचेगा इस तरफ, इस 1 kg को ये भी खींचेगा इस तरफ, इस 1 kg को ये भी खींचेगा इस तरफ, इस 1 kg को ये वाला भी करेगा, क्या खींचेगा अपनी तरफ ये। तो देखो सबने अपने अपनी तरफ खींच लिया। और क्योंकि ये स्क्वायर है बच्चों, मैं कह रहा हूं कि ये स्क्वायर है ऑफ साइड ए साइड का कोई स्क्वायर है, ये साइड ए, ये साइड ए, ये साइड ए, ये साइड ए, और सारे मास mm मान लिया हमने। तो भाई जो ये सेंटर वाला पॉइंट है, उस वाले पॉइंट को वहां पे जो 1 kg आपने रख के चेक किया है, इतना ही फोर्स तो इधर लग रहा है। देख लो क्या फोर्स, इस तरफ क्या फोर्स है, जी मतलब स्मॉल जी की वैल्यू निकाल लो। सेंटर पर, सेंटर को O बोल दो, तो जी निकाल रहे हैं आप, जी की वैल्यू होगी सेंटर पर इसके द्वारा। अगर इनको नाम दे दे, A मास, B मास, C मास, D मास, तो सेंटर पर एक तो जो B मास ने लगा ग्रेविटेशन बाय द B, वो क्या होगा, G मास m बटा दूरी, ये जितने भी हम मान लो R है, स्क्वायर आ गया। बच्चों ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी और ये दूरी, ये चारों डायगोनल के दोनों डायगोनल उनके 4 हिस्से कर दिए गए हैं। एक हिस्सा ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे।
तो जी एम बाई आर स्क्वायर जो बी ने लगाया, अब डी क्या लगाएगा, डी लगाएगा जी एम बटा वाई आर स्क्वायर, मतलब आप कुछ भी निकाल लो सब यही आएगा। ए बी, ये डी हो गया था, बी ए और ये सी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जी एम बाई आर स्क्वायर। देखो सब में उतनी दूरी वही मास, तो इनके सबका सेम एक्सप्रेशन आ रहा है। वैल्यू तो सेम है बच्चों, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। देखो ये इस तरफ, ये इस तरफ, तो रस्साकसी जैसा नहीं हो गया। यहाँ कोई बंदा खड़ा है, उसके चारों तरफ से उसको चार तरफ से, एक इधर से ऐसे खींच रहा है, कोई एक इधर से, एक इधर से, और सेम वैल्यू से खींच रहे हैं। तो आपको लेंथ थोड़ी अलग अलग दिख रही है मेरी एरो की, समझो कि सेम एरो की लेंथ है, सेम लेंथ की एरो है। तो ये सब कट जाएंगे, कट जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर कोई फील्ड ही नहीं है, मतलब रिजल्टेंट फील्ड जीरो आ गया बच्चों। ठीक है, ये आपने समझा, छोटा सा एग्जांपल था। क्या हो अगर इसी क्वेश्चन में हम ये कहें, इसी क्वेश्चन में हम ये जानना चाहें कि भाई ये जो आपने चार मास रखे थे, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं बच्चों क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाता है, लेकिन आपको समझाएंगे जरूर। ये नहीं है कि जल्दी करने के चक्कर में समझाएंगे नहीं, वही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। सेंटर में तो हमने देख लिया सेंटर में जीरो है। अगर आप सर्कल लेंगे तो एक सर्कल के सेंटर में अगर ग्रेविटेशन फील्ड देखेंगे, जैसे कड़ा है, कोई कड़ा रिंग, उसके सेंटर में जीरो हो गया था। क्यों भाई, ये वाला मास जो छोटे 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 मास है, देखो सारे सारे मास कड़े में नजदीक नजदीक हैं। ये मास ऐसे खींचेगा, ये मास ऐसे, ये ऐसे 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 को चारों तरफ से सब खींच रहे हैं, तो ये तो कहीं नहीं जाने का है, मतलब रिजल्टेंट फील्ड वहां पे जीरो हो गई है ना। या आप ट्रायंगल ही ले लो, ट्रायंगल में भी एक सेंट्रोइड है, इसके बीच में सेंटर है, जो वहां पर कोई मास रख लो, तो अगर एक यहां एक यहां एक यहां आपने कोई मास दिया हुआ आपको गिवन है, तो इस सेंटर पे जो फोर्स आप फील्ड निकालना चाह रहे हैं, वो एक तो ये मास निकाल लगाएगा ऐसे यूं, यहां पर इसकी वजह से, यहां पर इसकी वजह से, यहां पर इसकी वजह से, तो वो जीरो हो जाती है ना। निकाल के देखेंगे थोड़ा सा, पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसे है, अब कोई मुझे कह दे कि भाई यहां पर निकालिए, यहां पर फील्ड निकालो, तो यहां पर फील्ड इस मास की वजह से तो जीरो हो गई। क्यों, क्योंकि यहां पर जब आप 1 किलो रखेंगे, इस 1 किलो का सेंटर और इस मास m का सेंटर सेम हो गया, r जीरो हो गई। ठीक है, तो ये तो कोई फायदा नहीं है। अब ऐसा करते हैं, यहां पर हम फील्ड निकालते हैं इसकी वजह से, इसकी वजह से कैसे निकलेगी, इस तरफ हो गई। यहां पर फील्ड इसकी वजह से ऐसे हो गई, फील्ड मतलब कैसे खींच रहा है उस फोर्स, उस मास को। अब यहां पर फील्ड इसकी वजह से ऐसे हो जाएगी, ये बीच की दूरी इधर लगेगी, है ना। एक जी इधर हो गई, एक इधर हो गई। आपको तो नेट निकालना है, देखो 3 जी हो गई, आपको नेट निकालना है। तो नेट कैसे निकलेगा भाई, नेट ऐसे तो जोड़ नहीं सकते। अगर एंगल जीरो होता तो सबको जोड़ देते कि 3 जी हो जाता है ना, लेकिन अब नहीं कर सकते। अब ऐसा करते हैं, पहले इन दो की वजह से रिजल्टेंट निकालते हैं, फिर इसको देखेंगे जोड़ेंगे। तो इन दो को उठा करके पहले बाहर कर लो। जैसे एक जी यहां आ रहा था आपका इस तरफ, एक इस तरफ आ रहा था, इन दोनों में 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है बच्चों, अब ये जी की वैल्यू क्या होगी, इस जी की वैल्यू क्या है, जी एम, इस एम की वजह से जी एम बटा, अब दूरी सबने ए मान रखी है, तो जी एम बाई ए स्क्वायर, इधर हो गई, इधर भी वही है, जी एम बटा ए स्क्वायर। सेम वैल्यू इधर है, सेम वैल्यू इधर है, बस बट उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो पैरेललोग्राम में क्या करते हैं, इसको ऐसे कंस्ट्रक्ट करो पूरा, ठीक है। और जो यहां से डायगोनल निकलेगा, जो इन दोनों वेक्टर के कॉमन इंटरसेक्शन से, वेक्टर क्यों कहा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो कॉमन इंटरसेक्शन से देखो, एक वेक्टर ये एक्चुअली ये था, एक ये था, दोनों काट रहे थे यहां पर, तो कॉमन इंटरसेक्शन से जो डायगोनल निकलेगा, डायगोनल तो यहां से भी निकल रहा है, लेकिन ये रिजल्टेंट नहीं देगा, ये देगा। हालांकि वैल्यू तो ये भी दे देता, उतनी ही होगी, लेकिन डायरेक्शन अलग होगी। डायरेक्शन ये दोनों चीज दे देगा, डायरेक्शन भी और वैल्यू भी। तो ये इसका वेक्टर हो जाएगा। रिजल्टेंट कैसे निकलेगा भाई, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू, इन दोनों के बीच में एंगल क्या 90। देखो कैसे निकालते हैं, a की 2 जमा p की 2 जमा 2ab cos, दोनों के बीच में कितना एंगल है, दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री, cos 90 जीरो, तो ये तो सारा जीरो हो गया। और ये सब किसके रिजल्टेंट की वैल्यू आई है, इनके रिजल्टेंट का स्क्वायर इसके बराबर था। अगर आप ये हटाओगे तो ऊपर इसके अंडर रूट आ गया। बच्चों क्वेश्चन इसलिए जल्दी कर रहा हूं, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा।
तो आर की वैल्यू आ गई बच्चों 2g² अंडर द रूट, और ये क्या हो जाता है √2g हो जाता है, और g की वैल्यू आपने देख लिया ये है, तो आर रिजल्टेंट आ गया √2gm/a²। ठीक है बच्चों, ये रिजल्टेंट लेकिन टोटल नहीं आया है, ये इन दो की वजह से जो रिजल्ट है वो आया है। एक इधर भी है आपका, इस जी की वैल्यू निकालो। ये जी कौन सा है जो आपने इसको बी वाला बोला था, ये बी था, ये ए था, ये डी था और ये सी था। ठीक है, तो आप अब निकाल रहे हो यहां पर फील्ड इसकी वजह से, ये तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, जी निकाल रहे हैं हम बी की वजह से। वो क्या होगा, ये तो सबसे पहले आता है जी, और मास कितना है m, gm/r²। दूरी कितने दोनों के बीच में, भाई ये सारा a है, देखो ये सारा a है, तो a² प्लस a² ये क्या होता है √2a, पाइथागोरस है ना भाई बीच में, तो ये √2a होता है, सबको पता है। कैसे भाई, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, तो ये आपको निकालना है। मान लो ये x है, x का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, तो x² इज इक्वल टू 2a²। आपको x² नहीं बल्कि x चाहिए, तो x क्या होगा, इधर रूट ले लो, इधर भी रूट, तो √2a यहां से कट जाएगा स्क्वायर से रूट, तो √2a आ गया x की वैल्यू। तो यहां पे लिख दो √2a का स्क्वायर, इस दूरी का स्क्वायर ही तो लेते हैं नीचे, gm/r²। अच्छा, तो gb क्या आ गया आपका, gmb/√2 का स्क्वायर 2a का ये आ गया, तो ये gb आ गया बच्चों। और एक ये आपने इन दोनों को हटा के आप ये मान सकते हो, और एक ये है। अब इन दो को हटा के जो मानेंगे रिजल्टेंट जो आया है ये वैल्यू कहां आएगी, ये रिजल्टेंट तो भाई जब सेम वेक्टर है, आप चाहे निकाल लो, इसका टेंजेंट निकालते हो ना, ये जो आपका आर आया था वो किधर लगेगा, देखो अगर 5 इधर है 5 इधर है तो बीच में से ही जाता है। अगर आप निकालना चाहो तो tan अल्फा से निकालो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर भी जी है, देखो ये जी, ये भी जी, बेस ये जी, तो जी बटा जी 1 tan अल्फा, अल्फा tan अल्फा कितना 45 पे, तो यहां पर ये 45 डिग्री पे जाएगा, है ना, नॉर्मल सी बात है बच्चों। तो इधर ही मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया ये वाला, वो कहां लग रहा है, ऐसे लग रहा है, तो ऐसे ही ये भी लग रहा था। तो एक तो ये आपका और एक ये, दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल है आपके वहां, जो रिजल्टेंट इन दोनों की जगह आपने एक निकाला, क्या निकाला, ये निकाला, और एक आपने जी आ ही गया, ये दोनों एक ही लाइन में, इन दोनों के बीच में थीटा 0, किन किन के बीच में, एक तो ये जी बी की वजह से, और एक जो दोनों का आर निकाला था, है ना, तो इन दोनों के बीच में थीटा है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए डायरेक्टली, तो नेट क्या आ जाएगा, जी नेट क्या आ जाएगा, कुल मिलाकर जो जी लग रहा है वो क्या होगा, √2 ये रहा देखो, √2gm/a² प्लस में ये वाला gmba, कुछ भी कर लो, सब एक ही मास है, बटा 2a²। तो यहां पर देखो बच्चों gm/a² कॉमन आ रहा है, gm/a² कॉमन आ रहा है, बचा क्या, √2 प्लस gm/a² 1/2। इसको आप सोल्व कर सकते हो बस। जी की वैल्यू आपको पता है 6.67 न्यूटन की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एम जो भी दिया होगा वो डाल देंगे, ए की वैल्यू भी दी होगी, आप डाल के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इसको आपको धीरे धीरे देखना है तो रोक करके वीडियो है भाई, देख सकते हो, है ना। अब चलते हैं थोड़ा दूसरा प्रॉब्लम पे। मान लो ट्रायंगुलर का केस हो तो कैसे करेंगे, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है बच्चों, ऐसे थोड़ा सा अच्छा बना लेता हूं। मान लीजिए कि ये ट्रायंगल है हमारे पास, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया है हमने, ठीक है। यहां पर एक मास हमारे पास m है, यहां पर एक मास हमारे पास m है, यहां पर एक मास m है। इसके सेंटर में जो निकाल रहे थे, देखने से तो लग रहा है कि यहां पर 1 kg रखेंगे तो एक तो ये इधर खींचेगा, यहां पर 1 kg को ये भी खींचेगा, इसी 1 kg को ये भी खींचेगा, तो भाई 120 और 120 हो जाता है ना।
तो लग रहा है कि एक रस्से को 3 इक्विलिब्रियम हो गया, ये भी 0 होगा, लेकिन देखो निकाल के देखो बच्चों, अच्छा लग रहा है। वेक्टर का यूज है यहां पर। कैसे? जो ये वाला है जी, ये वाला जी है जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, इसकी वैल्यू क्या है ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ हुआ, एक इधर हुआ, एक इधर हुआ। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू ये क्या होगी, इसको लिख दें क्या, जी मास m बटा ये दूरी कितनी होगी, जी m बटा आर स्क्वायर। ये कितना होगा, ये भी जी m बटा आर स्क्वायर, और ये भी जी m बटा आर स्क्वायर। भाई सबकी दूरी बराबर है, देखो सेंट्रोइड है, सेंटर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 60-60 डिग्री के एंगल होते हैं ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। तो बच्चों अगर आप इनको ऐसा ना लिख करके ई बोल दो, ये ई वैल्यू है या जी वैल्यू है, ये मान लो ई है, मान लो ई, आपने इसको ई नाम ले दिया, तीनों बराबर है, ई के बराबर है। तो ये 120 एंगल है। 120 का अगर आप आधा कर दें तो ये इस तरफ क्या हो जाता है, इसका इस वाले का यहां पे कंपोनेंट क्या आ जाएगा, ये हो गया देखो 60 डिग्री, तो ये क्या हो जाता है ई cos 60। अब इसका ई इधर था तो ये भी तो 60 है, 60-60 120, ये भी 60 है, तो ई तो ये ई cos 60, फिर यहां आ गया इसका ई cos 60। इन दोनों के एक एक कंपोनेंट तो इधर आ गए, तो इस ई का एक ई cos 60 इधर, ई sin 60 इधर, ई sin 60 इधर आ गया, इसका एक ई cos 60 इधर, ई sin 60 इधर। ठीक है बच्चों, अब ई sin 60 से तो बराबर है, इक्वल है, अपोजिट है, कट गए दोनों, ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्यों, क्योंकि एंगल 0 है, 0 एंगल वाले जोड़ सकते हो। तो देखो ई cos थीटा को अगर मैं एक चीज मान लूं तो वही चीज दो बार है। एक ई cos थीटा, एक ई cos थीटा, दो बार ई cos थीटा, दो बार ई cos 60, तो 2e cos 60 मतलब sin 30, sin 30 1/2, 2 से 2 कट गया e, मतलब कुल मिला के e नीचे लग रहा है और e ही ऊपर लग रहा था, देखो तो 0 हो गया। वैसे देखने से भी लग रहा था, पर वेक्टर का यूज था, मैंने पढ़ाया है बड़ी मेहनत से, तो सोचा कि इसको एक बार बता दिया जाए। अब इसी में थोड़ा डिफरेंट सवाल हो सकता है, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई यहां पर बताओ फील्ड कितना है, इस पॉइंट पर बिल्कुल इन दोनों के बिल्कुल बीच में, यहां पे बिल्कुल बीच में, अगर ये ए दूरी हो और ये a/2 हो, तो कह रहा है यहां पे बताओ कितना होगा। तो बता दो बच्चों, यहां पर 1 kg का रख दो, यहां पर 1 kg रखोगे तो क्या होगा, दूसरा डायग्राम बना ले, दूसरा डायग्राम बना ले। एक मिनट, ये बोर्ड छोटा है हमारे पास। इसमें दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि ऐसे ऐसे और ऐसे हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब कह रहे हैं कि भाई यहां पर एक मास m है, वही वाला केस, और इनके बीच में बिल्कुल यहां पर जो कि a/2 और a/2 दूरी पर यहां पर फील्ड पूछ लिया। यहां पर फील्ड निकालोगे तो 1 kg रखोगे, 1 kg को ये वाला इधर जो खींचेगा वही ये खींच लेगा, तो ये तो दोनों कट गए, लेकिन इस 1 kg को ये भी तो खींचेगा, वो वैल्यू रह जाएगी। ये कैसे खींचेगा, इस तरफ देखो, इसको इधर खींचेगा तो जी की वैल्यू इधर आएगी। इधर कैसे आएगी, यहां पर जी की वैल्यू क्या होगी, यहां पर जी की वैल्यू होगी जी ड्यू टू, इसको ए बोला था, इसको बी बोला था, इसको सी, तो बी की वजह से जो जी होगा, इस बी मास की वजह से यहां पर जो जी होगा वो क्या होगा, फॉर्मूला तो है जी एम, एम क्या है, ये जी एम बटा ये दूरी कितनी होगी बच्चों, ये पूरा ए है, ठीक है। तो ये तो ये कोस इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने बता रखा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसमें 60 डिग्री के एंगल होते हैं, ये भी 60 हो गया, ये भी 60, ये भी 60। तो देखो ये पूरा ए है, आपको तो ये चाहिए है, ये पूरा ए है बच्चों, देखो ये पूरा ए है, ये भी ए, ये भी ए, और ये सारा भी ए था। तो ए ये वाला है, तो अगर पूरा 60 है तो ये 30 होगा बच्चों, देखो ये 30 होगा ए, तो ये क्या हो जाएगा ए कोस 30 होगा, देखो ए और इसके साथ वाला एंगल है कोस है, ए कोस 30, ये हो जाएगा ए कोस 30। तो जी एम बटा ये दूरी लिखनी थी, वो क्या है ए कोस 30, कोस 30 क्या होता है साइन 60, √3/2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। बस ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों, ऐसे आप वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों तो कट जाएंगे, यही रह जाएगा और वो भी डायरेक्शन ये है। इस तरीके से आप इनको सोल्व कर सकते हो।
और अभी मैं चाह रहा हूं कि बचे हुए समय में आपको एक छोटा सा टॉपिक और बता दूं। लेट मी चेक द टाइम, ऑलरेडी इट इज 20 मिनट्स। सो बच्चों मेरे हिसाब से इसको यही रोक दिया जाता है कि 20 मिनट ऑलरेडी क्रॉस हो गए हैं। तो मैं क्वेश्चन उस पे नेक्स्ट टॉपिक कराने लगा तो कम से कम 20 मिनट और ले जाएगा, एंड इट इज वेरी हार्ड फॉर मी टू अपलोड द वीडियो। सो इसको अभी यहीं समाप्त करते हैं। कीप डूइंग योर हार्ड वर्क। बाय बाय स्टूडेंट्स।